Hello guys, this is Vijay Sarda from Ekatvam Academy Pune. CA फाइनल, CMA फाइनल एंड टू सम एक्सटेंट CS प्रोफेशनल वालों के लिए एक चार्ट रिवीजन की सीरीज ला रहा हूं. यह सीरीज काम की है फॉर द पर्पस ऑफ मई एंड नवंबर 24, जून एंड दिसंबर 24. ये जो मैं रिवीजन लेने जा रहा हूं ये चार्ट बुक से लेने जा रहा हूं. चार्ट बुक के बारे में मैं आपको बता दूं, पूरे इंडिया लेवल पे बहुत ज्यादा जिसको प्रतिसाद मिला है ये है वो चार्ट बुक जिसको आप ekatwamacademy.com या vlearnclasses.com या wowclass.com से ऑर्डर कर सकते हो आपके घर के ऊपर. यस, इस 80 पेजेस के अंदर में पूरा DT एंड इंटरनेशनल टैक्स कवर किया गया है. एकदम हल्का सा चार्ट है, मल्टी कलर चार्ट है और इस चार्ट से मैं रिवीजन करवा रहा हूं. यस, ये रिवीजन आप अपने रेगुलर बुक से भी कर सकते हैं और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको तो डेफिनेटली ये आया ही होगा. आप इस चार्ट से रिवाइज कर सकते हैं. यस, रिवीजन का सीरीज है, सिर्फ और सिर्फ प्योरली रिवीजन का सीरीज है फॉर द पर्पस ऑफ मई 24 नवंबर 24. राइट, प्रॉब्लम एंड आंसर्स देखने हैं या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो फास्ट ट्रैक या रेगुलर कोर्स को देखिएगा. यस, तो चलिए सबसे पहले आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं टैक्स कैलकुलेशंस का. राइट, एज पर द ओल्ड स्कीम, एज पर द न्यू स्कीम. ये चार्ट 80 पेजेस का है, टोटली अपडेटेड है मई 24 नवंबर 24 के लिए. सारे प्रोविजंस कवर है और आप चार्ट्स देख सकते हैं. जगह जगह पे मैंने चार्ट्स के अंदर में लिख करके रखा है, जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है उसको लिख करके रखा है, इंपॉर्टेंट है. जहां जो जरूरत है उसके वहां पे चार्ट्स बना करके रखे हुए हैं. राइट, और कंटेंट मिनिमम लेवल पॉसिबल पे लेकर के आया है. तो ऐसे 80 पेजेस आपको दिए हुए हैं, देखिएगा. जैसे रेक्टिफिकेशन तो इतने में पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट कवर हो जाता है. चार्ट का अगर आप एंड देखोगे तो इसके अंदर में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जुडिशियल अपडेट्स भी डाले हुए हैं. मतलब एक ही चार्ट के अंदर में आपका बहुत कुछ हो जाएगा. चार्ट के अंदर में अगर आप देखोगे तो ये देखो, इंटरनेशनल टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडवांस प्राइसिंग भी डाल के रखा है और सबसे अंत में हम लोगों ने केस लॉज भी डाल के रखे हैं. जो 2021, 22 और 23 के नए केस लॉज है वो वहां पे डाल के रखे हैं और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में डाल के रखे हैं. इश्यूज क्या थे और इसका सीधा सीधा कंक्लूजन क्या है. यस और नो. तो ये चार्ट रिवीजन का भरपूर मजा लीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स कैलकुलेशन की एज पर दी ओल्ड स्कीम. आप सभी जानते हैं 2023 से क्या किया गया है. जो पहले ऑप्शनल टैक्स स्कीम था 115 BAB, BAC, BAD, उसको उठा करके क्या कर दिया गया है, अब डिफॉल्ट स्कीम बना दिया गया है. एंड जो आपका एग्जिस्टिंग टैक्स स्कीम था उसको क्या कर दिया गया है, ऑप्शनल कर दिया गया है. तो जो भी व्यक्ति को ये स्कीम एप्लीकेबल है वो अकॉर्डिंगली टैक्स रेट लगा सकता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जनरली आपने अगर कुछ ऑप्ट नहीं किया तो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम आ जाएगा. अदरवाइज आप ओल्ड स्कीम को क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो. रिटर्न भरते वक्त आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा. चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP. क्या इसके अंदर में कोई चेंज आया है? भाई साहब नहीं, इसके अंदर में कोई चेंज नहीं आया. तो सबसे पहले देखिएगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP अप टू 2,50,000 नील. याद है इस स्लैब में कहीं कोई चेंज नहीं आया. अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%. तो ये बिल्कुल इंटैक्ट रहा, यहां कहीं कोई चेंज नहीं है. कुछ बातें आपको याद दिला दूं. इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, individual HUF, AOP, BOI, AJP have an option to pay the tax as per 115 BAC. तो इनको एक ऑप्शन मिला है सर कि आप टैक्स पे कर सकते हैं एज पर द न्यू स्कीम. यस और नो. अच्छा जी सर क्या टैक्स निकालते वक्त सिर्फ टैक्स लगाया जाएगा? ना मुन्ना ना, टैक्स के साथ साथ HEC भी आएगा. HEC कितना आता है बेटा? 4%. तो HEC शैल बी एट द रेट ऑफ 4%. HEC रिबेट और सरचार्ज के बाद ही होगा. मतलब HEC विल बी द फाइनल एक्टिविटी जो आप लगाएंगे. दूसरी बात, रिबेट में चेंज आया है न्यू स्कीम के लिए. ओल्ड स्कीम के लिए रिबेट आज भी वही है. रिबेट अंडर सेक्शन 87A. असेसी कौन होना चाहिए सर? असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए. ही मस्ट बी रेसिडेंट. टोटल इनकम, जब हम टोटल इनकम की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम. तो आपकी नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम कितने से ऊपर नहीं जानी चाहिए? 5 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए. डज नॉट एक्सीड 5 लाख. तो आपको रिबेट मिलेगा कितना? 12,500 और 100% ऑफ टैक्स पेएबल विच एवर इज लोअर. तो चलिए जल्दी से बताइए, टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आप क्या करेंगे? रिबेट निकालेंगे. असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही मस्ट बी रेसिडेंट. कुछ बातों का याद रखना है, नॉन रेसिडेंट को रिबेट मिलता नहीं. दूसरी बात, टोटल इनकम अगर 5 लाख के ऊपर है तो रिबेट मिलता नहीं. तीसरी बात, रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है. तो अगर आप HUF, AOP, BOI, AJP है तो आपको मिलने वाला नहीं है. रिबेट कितना? 12,500 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर.
रिबेट कितना 12,500 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर। याद रखें रिबेट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अंडर सेक्शन 112A इसमें से रिबेट मिलता नहीं। क्लियर है मालिक? चलिए, जब आप टैक्स निकालते हैं आप रिबेट कंसिडर करते हैं, आप एचईसी कंसिडर करते हैं। टैक्स निकालते वक्त एक और चीज कंसिडर होती है, वो होता है राउंड ऑफ। सेक्शन 288A 288B। सेक्शन 288A कहता है टोटल इनकम नीड्स टू बी राउंडेड ऑफ। बात को याद रखना, हेडवाइज इनकम को राउंड ऑफ नहीं करना है, ग्रॉस टोटल इनकम को राउंड ऑफ नहीं करना है, टोटल इनकम नीड्स टू बी राउंडेड ऑफ। चलो क्विक रिवाइज करवाता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इनकम? इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ माइनस डिडक्शन, आपकी क्या बनेगी? टोटल इनकम। यस और नो? तो टोटल इनकम को क्या किया जाता है? राउंड ऑफ किया जाता है इन मल्टीपल ऑफ ₹10। यस, वेयर एज टैक्स इज ऑल्सो राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। तो ये जो टैक्स है ये टैक्स भी राउंड ऑफ किया जाता है इन मल्टीपल ऑफ ₹10। राइट, याद रखिएगा फाइनल टैक्स को राउंड ऑफ किया जाता है, दैट इज आफ्टर सेस। यस, आफ्टर सेस। अच्छा जी सर बताइए, जनरली अगर एसएससी की एज 60 इयर्स तक की है तो उसको बेसिक स्लैब रेट कितना मिलता है? 2,50,000। यस और नो? 2,50,000 अंडर द ओल्ड स्कीम। यस, 2,50,000। अगर एसएससी सीनियर सिटीजन है, अगर एसएससी क्या है बेटा? सीनियर सिटीजन मतलब 60 और अबव, तो ऐसे केस में उसका स्लैब रेट है 3 लाख रुपीज। सो अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 lakh to 10 lakh 20% एंड above 10 lakh 30%। यस और नो? तो यहां पे भी कोई चेंज नहीं आया है। सीनियर सिटीजन का स्लैब रेट क्या रखा गया है? सेम रखा गया है। यहां पे भी कहीं कोई चेंज नहीं आया है। फिर आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन के ऊपर। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 और अबव कैटेगरी। यस, अगर कोई इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए स्लैब है 5 लाख रुपए तक का। अप टू 5 लाख देयर इज नो टैक्स, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। यस और नो? अच्छा जी सर, तो ये हुआ आपका नॉर्मल स्लैब रेट। मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग इसे YouTube पे देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं, 68 इयर्स एज है, मेरा बेसिक स्लैब रेट अंडर द ओल्ड स्कीम कितना है? 2,50,000। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अच्छा जी, चलिए साथ साथ में एक और पॉइंट मैं आप सभी को याद दिला दूं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, अगर आपको याद हो तो, यस, कि हम सीनियर कब माने अपने आप को। अगर किसी एसएससी का बर्थडे एग्जैक्टली ऑन 1 अप्रैल को फॉल हो रहा होगा एंड ऑन दैट 1 अप्रैल ही बिकेम सीनियर सिटीजन, तो वो अपना बर्थडे कब मनाए, कब माने कि वो सीनियर है? क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो नॉन सीनियर था और असेसमेंट ईयर में वो सीनियर बन गया ऑन 1 अप्रैल। तो ऐसे केस में याद आ रहा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि वो सीनियरिटी अचीव कर चुका है 12 बजे ही रात के। तो दैट मीन्स ही विल बी एबल टू हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो अगर कोई एसएससी 1 अप्रैल के दिन क्या बन रहा है? 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर के दिन सीनियर सिटीजन बन रहा है, ही इज एलिजिबल टू हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 3 लाख और 5 लाख एज द केस मे बी। याद आ रहा है तुमको? यस। चलिए, एक स्पेशल एडजस्टमेंट है जो कैपिटल गेन में की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल एडजस्टमेंट है जो कैपिटल गेन में की जाती है। मान लीजिए एसएससी कैन नॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर एसएससी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया एंड हैज स्पेशल इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यस और नो? अगर एसएससी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया एंड हैज स्पेशल इनकम, तो सच स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। हमने फास्ट ट्रैक और रेगुलर में इस पे प्रॉब्लम सॉल्व की है भर भर के। तो अगर एसएससी क्या नहीं कर पाया, अगर एसएससी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, यानी मान लीजिए प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपीस, तो आपने क्या करना चाहिए? इस 5 लाख रुपीस में से सबसे पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 माइनस करने चाहिए। बैलेंस 2,50,000 पे क्या लगाना चाहिए? 20% का टैक्स लगाना चाहिए। फर्दर, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जा रही, आपको रिबेट भी मिलेगा। रिबेट सिर्फ कब नहीं मिलता? 112A में नहीं मिलता, 112 में मिल जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो अगर एसएससी रेसिडेंट है, ये स्पेशल एडजस्टमेंट भी तभी मिलेगा जब एसएससी रेसिडेंट है। मतलब ये स्पेशल एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाला अगर एसएससी नॉन रेसिडेंट है। तो मान लो ये 5 लाख नॉन रेसिडेंट ने कमाए हैं इंडिया में, तो ऐसे केस में 5 लाख में से बेसिक एग्जम्पशन माइनस नहीं होने वाला, ये स्पेशल एडजस्टमेंट उधर ही अवेलेबल है सिर्फ। यस। दूसरी एक और बात याद दिला दूं, पहला ये बेनिफिट सिर्फ रेसिडेंट के लिए है। दूसरा,
कैजुअल इनकम यहां पे एडजस्ट नहीं होती, कैजुअल इनकम यहां पे एडजस्ट नहीं होती, बिकॉज कैजुअल इनकम के अंदर में विनिंग टैक्सेबल है, तो कैजुअल इनकम यहां पे एडजस्ट नहीं होने वाली। बाकी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट कर लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट कर लो। सो इफ assessee इज रेसिडेंट, हैज स्पेशल इनकम एंड कैनॉट एब्जॉर्ब BEL, तो जो बच्चा अपने से नहीं पढ़ा है बेटा इधर से आ जाओ, BEL का मतलब है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। If assessee cannot absorb basic exemption limit, he is resident and has special income, then special income shall be first adjusted towards basic exemption limit and balance income shall be liable at special rate. Yes or no? तो चलो वापस से ध्यान देना, असेसी सबसे पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है 2,50,000, सीनियर के लिए 3 लाख, सुपर सीनियर के लिए 5 लाख रुपीस का। जब भी टैक्स निकालोगे याद रखना HEC एट द रेट ऑफ 4% मैंडेटरी है। दूसरी बात याद रखना, टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स नीड्स टू बी राउंडेड ऑफ, नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे। यस अच्छा जी सर, रिबेट भी मिलेगा अगर असेसी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जा रही, रिबेट अवेलेबल है 12,500 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर। याद आ रहा है आपको, रिबेट 112A से मिलता नहीं। फर्दर अगर असेसी 1 अप्रैल के दिन सीनियर सिटीजन बन रहा है, ही इज एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर असेसी इंडिविजुअल अगर असेसी रेसिडेंट है एंड ही कैन नॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड हैज स्पेशल इनकम, सच स्पेशल इनकम शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी शैल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। याद आ रहा है मालिक? अब आते हैं स्पेशल रेट्स क्या हैं। आपको याद दिला दूं, स्पेशल रेट्स आपको फिर भी याद होंगे, फिर भी क्विकली याद करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20%, 112A बियॉन्ड ₹1 लाख 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 15%। यस और नो? कैजुअल इनकम 30%। इस साल एक अमेंडमेंट आया है ऑनलाइन विनिंग, फाइनेंस एक्ट 2023 से अमेंडमेंट आया है, ऑनलाइन विनिंग जो है इसके ऊपर भी कितना लगाया जाएगा 30%। यस और नो? राइट। सो ऑनलाइन गेम्स जो है, राइट, ऑनलाइन गेम्स के ऊपर भी कितना लगाया जाएगा 30%। ये यहाँ पे ब्रैकेट रखा है अपन ने, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में लिखिए ऑनलाइन गेम्स के अंदर में कितना लगाया जाएगा 30%। यस। फिर अनएक्सप्लेन्ड कैश एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड कैश एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना लगाया बेटा 60%। यस और नो? ये कौन सा है? वो सेक्शन 69 की सीरीज वाला है। अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, उन सब के ऊपर कितना लगाया गया है 60%। यस और नो? साथ साथ में यहां पे रखा है एक MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना है 42.744%, दैट इज हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज प्लस 4% HEC। तो चलिए स्पेशल रेट बस इतने ही याद रखिए। पहला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 हुआ तो 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा बेटा 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A बियॉन्ड ₹1 लाख कितना होगा बेटा 10%, ऑनलाइन एंड कैजुअल विनिंग्स 30%, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स 60%, MMR 42.744%। यस और नो? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सरचार्ज। आप सभी को पता है दैट अगर टैक्स है तो सरचार्ज भी लग सकता है। आपको थोड़ा सा बेसिक याद दिलाता हूं जो हम लोगों ने फास्ट ट्रैक और रेगुलर के अंदर में पढ़ा था। जो इनकम टैक्स है उसको यूनियन और स्टेट डिवाइड करते हैं, पर सरचार्ज को सिर्फ यूनियन रखता है। याद आ रहा है तुम लोग को? राइट। और सेस जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है। अच्छा जी, चलिए जब हम बेसिक टॉपिक डिस्कस ही कर रहे हैं तो कुछ और बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP। यस और नो? राइट। असेसी का डेफिनेशन भी आपको थोड़ा बहुत याद दिला देता हूं। असेसी का डेफिनेशन क्या था? चलो याद करो जल्दी से बेटे। एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन ही इज लायबल टू टैक्स। यस, ही इज डीम्ड टू बी असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट। याद आ रहा है? जनरल रूल याद करो टैक्सेशन का, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। इसके कुछ एक्सेप्शन थे, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, AOP, BOI फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, क्लोजर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। याद आ रहा है? तो ये 5 चीजें और होती है जो बेसिक चैप्टर के अंदर में आती है। अब आते हैं वापस से सरचार्ज के ऊपर। एक बात याद रखिए, आप कई बुक में पढ़ेंगे कि भैया सरचार्ज में चेंज आया है। यस आया है, अंडर द न्यू स्लैब्स। ओल्ड स्लैब रेट्स के अंदर में सरचार्ज में कोई चेंज नहीं आया।
ओल्ड राइट्स के अंदर में सरचार्ज में क्या नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अप टू 50 लाख देयर इज नो सरचार्ज, अप टू 50 लाख देयर इज नो सरचार्ज। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर गई, यस अप टू 1 करोड़, बी इट एनी काइंड ऑफ इनकम, कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड इनकम और अदर इनकम, द सरचार्ज रेट विल बी 10%। सो अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के ब्रैकेट में है, एनी टाइप ऑफ इनकम द सरचार्ज रेट विल बी 10%। हमने क्वेश्चनर के अंदर में बाकायदा इस पे बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं। यस दूसरा, इफ द इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डू नॉट एक्सीड 2 करोड़, इफ द इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डू नॉट एक्सीड 2 करोड़, द सरचार्ज इज 15%। और अदर इनकम के लिए भी कितना होगा बेटा, 15%। तो इनकम अगर 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक के, द रेट ऑफ सरचार्ज विल बी 15%। थर्ड, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम 2 करोड़ रुपए के ऊपर जाती है, दैट इज इट एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज, your capital gain and dividend income will have a surcharge rate of 15%, but the other income which exceeds 2 crore will have 25%। चलो एक एग्जांपल बताओ, बताइए पीजीबीपी have a income of 3 करोड़ and capital gain 60 लाख, तो पीजीबीपी इनकम पे 25% and capital gain इनकम पे 15%। एवरीबॉडी यस, if your total income excluding capital gain and dividend income exceed 5 crore, if the total income excluding capital gain and dividend income exceed 5 crore, other income will be taxed at the rate of 37%, whereas capital gain and dividend income will be taxed at the rate of 15%. When I say capital gain, I mean all type of capital gain, 112, 112A and 111A. Are you getting the point? Yes. So बताइए, my PGBP income is 8 crore rupees and my capital gain income is 60 lakh rupees. So PGBP income will be subject to 37%, whereas capital gain will be subject to 15%. Yes or no? So in total, the maximum rate of surcharge on capital gain and dividend income cannot exceed 15%. Everybody? Yes? Now the last point is very important. Suppose if the total income including these income, suppose if the total income including capital gain and dividend income exceeds 2 करोड़, अब समझिए क्या पॉइंट था। सपोज कर लीजिए पीजीबीपी इज 1.80 करोड़ एंड डिविडेंड इज 50 लाख। नाउ व्हाट हैपेंड इज, हैड देयर बीन नो डिविडेंड इनकम, such income would have been taxed at 15%. Now because of dividend your overall income exceed 2 crore, in that particular case you will be subject to higher tax rate. अब आपका लॉ बोलेगा अदर इनकम पे 25 एंड डिविडेंड पे 15। इन ऑर्डर टू अवॉइड द जेन्युइन हार्डशिप ऑफ द टैक्स पेयर, उन्होंने बोला अगर आपकी नॉर्मल इनकम प्लस कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम मिला के अगर 2 करोड़ के ऊपर जा रही है तो पूरी इनकम पे कितना परसेंट बेटा, 15%। समझ में आ रही बात, पूरी इनकम पे कितना परसेंट हो जाएगा, 15%। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो चलो एक बार क्विक रिविजन करो। इफ द इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख, no surcharge. If the income exceed 50 lakh to 1 crore including capital gain and casual income, 10%, 10%. If the total income including capital gain and casual income exceed 1 crore but do not exceed 2 crore, 15, 15. If the income excluding capital gain and dividend income exceed 2 crore, then on other income 25, on capital gains and dividend 15. If the other income exceed 5 crore excluding capital gain and dividend income, other income पे 37 and इनके ऊपर 15%. If the capital gain and other dividend income including PGBP exceed 2 crore, 15%, 15%. Are you getting the point? Yes. चलिए, अभी कमेंटमेंट आया था असेसमेंट ईयर 23-24 से ये अमेंडमेंट आ चुका था। ये कहता था अगर कोई एओपी है जिसके मेंबर सिर्फ कंपनी है, अगर कोई एओपी है जिसके मेंबर सिर्फ कंपनी है, द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज वुड बी 15%। अगर कोई एओपी है जिसके मेंबर सिर्फ कंपनी है तो मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कितना होगा, 15%। यस। आपको याद दिला दूं अदर के टैक्स रेट, ये तो हुआ इंडिविजुअल के टैक्स रेट। अब हम आते हैं अदर के टैक्स रेट के ऊपर। सबसे पहले अदर के टैक्स रेट के ऊपर आते हैं हम फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी के केस में द टैक्स रेट इज 30% प्लस सरचार्ज इज 4%। बट द इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज,
7%, total income will be, बोलो, firm, company, local authority, general tax rate 30% plus 4%. If the income exceed 1 crore, 30% plus 12% plus 4%. That 7% surcharge rate is for companies. So LLP local authorities के केस में tax rate is 30%. Surcharge rate if the income exceed 1 crore, it will be 12% and HEC will be at the rate of 4%. Yes or no? ये 12% कांस्टेंट है, इनका वो उससे लेन देन नहीं है, वो 1 करोड़ से 10 करोड़ 10 करोड़ के ऊपर उससे इनका लेन देन नहीं है, वो सिर्फ कंपनीज के लिए है, याद रखिएगा। तो इनके लिए सरचार्ज रेट 12% ही है, इनके लिए सरचार्ज रेट 12% ही है। फिर आपको याद दिला दूं, हम आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर। बेटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज याद करो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे भी ऑप्शनल टैक्स स्कीम है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे भी ऑप्शनल टैक्स स्कीम है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पहले ओल्ड रेट याद रख लेते हैं। पहले 10,000 के प्रॉफिट तक के लिए 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस 30%। याद आ रहा है सभी को? यस, पहले 10,000 पे 10%, फिर 20%, फिर 30%। यस, बैलेंस के ऊपर कितना बेटा? 30%। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 1 करोड़ टू 10 करोड़ के बीच में है, सरचार्ज विल बी 7%। इफ इट एक्सीड 10 करोड़, सरचार्ज विल बी 12%। HEC विल बी 4%, yes or no? HEC will be 4%, yes or no? Right? Now let's come to company. Let's come to company. आपको अगर याद होगा, कंपनी में दो तरीके की कंपनी होती है, एक होती है फॉरेन कंपनी, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, अब डोमेस्टिक कंपनी के केस में भी 2 रेट थे, याद करके देखो। अगर प्रीवियस ईयर 1920 के जगह अमेंडमेंट आया है 2021, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये अमेंडमेंट है। अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 में 400 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा, अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 में 400 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा, द टैक्स रेट विल बी 25%। द टैक्स रेट विल बी 25%। If the income of domestic company is between 1 crore to 7 crore, sorry, 1 crore to 10 crore, the surcharge will be 7%. If the income of that company exceed 10 crore, the surcharge will be 12%. Yes or no? HEC will be at the rate of 4%. Let's come to other domestic company. All those other domestic company whose turnover might be exceeding 400 crore in 2021 or the company incorporated thereafter, then such company will be subject to 30%. Income 1 crore to 10 crore bracket, surcharge will be 7%. Income 10 crore above bracket, 12%. HEC will be 4%. When it comes to foreign company shall be subject to tax at the rate of 40%. Income 1 crore से 10 crore के bracket में होगी, surcharge will be 2%. Above 10 crore bracket होगा, surcharge will be 5%. HEC will be at the rate of 4%. Are you getting the point? This was your old slab rate. अब old slabs में एक ही चीज बचती है, marginal relief. याद आ रहा है क्या? अदरवाइज आपका ओल्ड टैक्स रेट पूरा खत्म हो जाएगा, चैप्टर दनादन रिवाइज भी हो गया। भैया लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। तो सुनिए जल्दी से, हाँ फिर से एक बार बता दूं, अगर आपको चार्ट्स चाहिए तो ekatvam.academy.com पे जाना है, वहां जाकर के आप बुक कर सकते हैं, ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब ध्यान से सुनिएगा, मार्जिनल रिलीफ। पॉइंट नंबर 1, मार्जिनल रिलीफ कब एप्लीकेबल है? जब आपकी इनकम मार्जिनली ऊपर जाती है, जिससे सरचार्ज का इंपैक्ट जो आपका टैक्स पेबल होता है वो आपकी एडिशनल इनकम अर्न के ऊपर चले जाता है। मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ एसएससी। तो चाहे ये डोमेस्टिक कंपनी हो, फर्म हो, एओपीबीओआई हो, लोकल अथॉरिटी, सबके ऊपर मार्जिनल रिलीफ है। हालांकि आपको मार्जिनल रिलीफ 2 ही एंगल पे पूछा जाता है, इंडिविजुअल और कंपनीज के एंगल पे। अपन ने अपने क्वेश्चनएयर के अंदर में ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन रखे हैं, चेक कर लेना, राइट। अच्छा जी, कैसे निकाला जाता है? मोस्टली अगर इंडिविजुअल की बात करूं तो सरचार्ज लगना कहां से चालू होता है? 50 लाख के ऊपर, तो मार्जिनल रिलीफ भी 50 लाख के ऊपर चालू होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मार्जिनल रिलीफ का कोई फिक्स अमाउंट नहीं है और इसे ट्रायल एंड एरर से निकालना पड़ता है। यस और नो? इसे ट्रायल एंड एरर से निकालना पड़ता है कि एग्जैक्टली कहां आपका इनकम अर्न मस्ट बी हायर देन टैक्स पेबल, बिकॉज टैक्स पेबल कैन नॉट बी हायर देन इनकम अर्न। तो कैसे निकालेंगे? सपोज कर लीजिए मेरा इनकम 51 लाख है, सेम प्रॉब्लम मैंने क्वेश्चनएयर में भी दिया है। अगर मान लीजिए मेरा इनकम 51 लाख रुपीस है, तो कैसे निकाला जाएगा? टैक्स अप टू 50 लाख, टैक्स अप टू 50 लाख प्लस
टोटल इनकम -50 लाख, बराबर है। जो भी अमाउंट आएगा इसमें सीधा एचईसी ऐड कर दीजिए, ये आपका फाइनल टैक्स पेबल आ गया आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। बताइए 1 करोड़ 1 लाख पे कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट द टैक्स अप टू ₹1 करोड़ प्लस टोटल इनकम -1 करोड़, इसमें डायरेक्टली क्या ऐड कर दो? एचईसी। ये आपका टैक्स पेबल निकल गया आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक उसी तरीके से 2 करोड़ एंड 5 करोड़ के ऊपर भी निकलेगा। कंपनीज के केस में कैसे निकालोगे? मान लीजिए कंपनी का इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपए है, तो कैलकुलेट द टैक्स अप टू 1 करोड़, टोटल इनकम -1 करोड़ प्लस 4% का एचईसी, खत्म काम। ये आपका क्या निकल गया? टैक्स पेबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ फॉर कंपनीज। इज दैट डन? यस सर। अब आते हैं ऑप्शनल टैक्स स्कीम, जो अब इस अटेम्प्ट से क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, एक पेन लीजिए, यहां पे एरो करके लिखिए डिफॉल्ट टैक्स स्कीम। जो अब इस अटेम्प्ट से क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम। अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया है, आपको डिफॉल्ट टैक्स स्कीम ऑप्ट करना है। अब तक के डिफॉल्ट टैक्स स्कीम किसके लिए था? सबसे पहले इंडिविजुअल एचयूएफ। इस बार यहां पे एक और वर्ड ऐड किया गया है, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। तो पहले जो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए था, अब वहां पे नया वर्ड ऐड किया गया है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, तभी जाके ये डिफॉल्ट बना टू एवरीवन। इनके लिए सेक्शन है 115 बीएसी। मुझे लगता है आपके 24 के अटेम्प्ट के लिए यस 115 बीएसी पे आपको क्वेश्चंस रह सकते हैं, तो 115 बीएसी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज, डोमेस्टिक कंपनी जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, मतलब नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी के लिए 115 बीएए, ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनके लिए 115 बीएबी। यस राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अब तक के एक ही ऑप्शनल टैक्स स्कीम था और वो हुआ करता था 115 बीएडी। पर अब इन्होंने इस साल से एक और क्लासिफिकेशन लाया है, मतलब मैं इसको भी स्टार मार्क कर रहा हूं। इस साल से इन्होंने एक और क्लासिफिकेशन लाया है जो कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में है, इनके लिए 115 बे, दैट इज बीएई लेकर के आया है। तो चलिए एक बात आपको फोकस करनी पड़ेगी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, एलएलपी, इनके लिए कोई ऑप्शनल टैक्स स्कीम नहीं है। समझ में आ रही बात? इनके लिए कोई ऑप्शनल टैक्स स्कीम नहीं है। तो अब तक जो ऑप्शनल टैक्स स्कीम लाया है वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए लेकर के आया है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए लेकर के आया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लेकर आया है। इसके अलावा किसी के लिए उन्होंने ऑप्शनल टैक्स स्कीम लाया नहीं। बात समझ लेना भाई साहब। यस, अच्छा जी सर। मेरे को लगता है बीएई पे क्वेश्चन बन सकता है, बीएसी पे क्वेश्चन बन सकता है आपको बहुत फ्रीक्वेंटली। बीएसी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए है। कंपनीज के लिए 2, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो बीए, सॉरी अदर देन मैन्युफैक्चरिंग होगा तो बीएए, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो बीएबी। कोऑपरेटिव के लिए भी 2, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो बीएई, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो बीएडी। क्लियर है? ये है आपके ऑप्शनल टैक्स स्कीम। अच्छा जी सर, एक बात देखिएगा, ऊपर यहां पे टेबल को देखते वक्त यहां पे 1 CR होना चाहिए, यहां पे 2 CR होना चाहिए और यहां पे 5 CR होना चाहिए। कुछ लोगों के बुक में ये ऑलरेडी है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी कुछ नहीं। यस, बाकी इसे 1 करोड़, 2 करोड़ एंड 5 करोड़ कर दीजिए। कुछ लोगों के बुक में ये ऑलरेडी डन है। आइए, ये तो था आपका ओल्ड टैक्स स्कीम। ये क्या था बेटा? आपका ओल्ड टैक्स स्कीम पूरा का पूरा। अब हम चलते हैं डिफॉल्ट टैक्स स्कीम। देखिए नए वर्ड्स के साथ क्या आ चुका है? डिफॉल्ट टैक्स स्कीम। अब अगर मैं डिफॉल्ट टैक्स स्कीम की बात करूं, सबसे पहले आता है 115 बीएसी। 115 बीएसी में असेसी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ है। दूसरी बात, 115 बीएसी में कुछ पहले अलाउ नहीं थे, अब कुछ चीजें अलाउ कर दी गई है। तो चार्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 115 बीएसी की, तो 115 बीएसी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के ऊपर एप्लीकेबल है। द पॉइंट विच नीड्स टू बी नोटेड, मे बी रेसिडेंट, मे बी नॉन रेसिडेंट। यानी अब आप बात समझ के चलिएगा, खैर ये पहले भी था, जरूरी नहीं था 115 बीएसी लेने के लिए आपको रेसिडेंट होना जरूरी था। इवन नॉन रेसिडेंट कैन टेक 115 बीएसी। याद रखिए, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, देयर इज नो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स। इनके लिए अब तक ऐसी कोई अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम नहीं है। नाउ 115 बीएसी क्या बोलता है? 115 बीएसी बोलता है मैं आपको स्पेशल टैक्स रेट दूंगा। द 115 बीएसी प्रोवाइड द स्पेशल टैक्स रेट इफ assessee forgoes certain kind of deduction. So if the assessee forgoes certain kind of deduction, 115 give a special tax rate. 115 BAC में
इस बार अमेंडमेंट आया है स्लैब रेट में, इसे हम डिनोट करते हैं 115 बीएसी 1A के तहत। सो 115 बीएसी 1A न्यू स्लैब रेट देता है, पॉइंट टू बी नोटेड, न्यू स्लैब रेट है, ध्यान से सुनिएगा, अप टू 3 लाख नील। पहले ये भी 2,50,000 हुआ करता था, इस साल से अमेंड करके 3 लाख किया गया है। तो याद रखिए, जो लोग ये समझ रहे हैं स्लैब रेट 3 लाख हो गया, गलत। न्यू 115 बीएसी में स्लैब हुआ है 3 लाख और इसे डिफॉल्ट माना जा रहा है, इसलिए लोग बोल रहे हैं 3 लाख हो गया। समझ में आ रही बात? अच्छा जी, सो अप टू 3 लाख देयर विल बी नो टैक्स, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, शॉर्टकट विल बी 30,000, 6 lakh to 9 lakh 10%, 9 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh 20% and above 15 lakh 30%. Yes or no? तो जरा एक बार बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, 115 बीएसी में न्यू स्लैब रेट आ गया है। आपके जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं मॉड्यूल में भी, ये सारे के सारे न्यू स्लैब रेट से सॉल्व किए गए हैं। सो अप टू 3 लाख नील, 3 to 6 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, 25 की जगह डायरेक्ट 30%। तो यहां पे 25 का कोई क्राइटेरिया नहीं है, दिमाग आपका स्ट्राइक करने बोलेगा, स्ट्राइक मत करवाने देना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यहां पे 20 के बाद सीधा 30% है। यस और नो? विथ एवरी इंक्रीज ऑफ 3 लाख द टैक्स परसेंटेज इंक्रीज बाय 5%, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन लास्ट केस। 15 लाख के ऊपर वाले केसेस डायरेक्टली 30% में जाएंगे। यस और नो? यहां गलती होने के चांसेस है। आ जाओ जी। So 115 BAC कहता है I will give you a different slab rate which is available in the normal slab rate provided you forgo certain kind of deductions. Yes. Further यहां पे रिबेट भी अवेलेबल है। तो जो रिबेट था यहां पे नया रिबेट का कंसेप्ट लेके आया है, रिबेट में भी अमेंडमेंट है। 115 BAC रिबेट में भी अमेंडमेंट है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम कम है और इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक बैच है, फास्ट ट्रैक बैच देख लीजिएगा। यस और नो? फास्ट ट्रैक बैच को ऑप्ट कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर मई 24 नवंबर 24 के लिए, तो रेगुलर बैच ऑप्ट कर लीजिए। मोर देन 500 क्वेश्चन सॉल्व कराए हम लोगों ने, एग्जांपल्स वगैरह सारी चीजें मिला करके, और उसमें तो नए मॉड्यूल के हिसाब से सारी लेटेस्ट चीज कवर की गई है। तो चलिए फोकस करिएगा। रिबेट आया है और रिबेट में अमेंडमेंट है। आपने देखा होगा ऑफिसेस में डिस्कस हो रहा है, अब तो रिबेट 7 लाख तक के इनकम पे हो चुका है। सर 7 लाख तक के रिबेट तभी अवेलेबल है व्हेन यू ऑप्ट 115 BAC, अदरवाइज 5 लाख ही है, अदरवाइज 5 लाख ही है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ assessee इज इंडिविजुअल, रिबेट कब मिलेगा? इफ assessee इज इंडिविजुअल, ही इज रेसिडेंट, total income does not exceed 7 lakh. So if you opt for 115 BAC, the rebate amount is 7 lakh. The rebate amount is 7 lakh. Yes. What is the rebate? 25,000 or 100% of tax payable, whichever is lower. So the rebate is doubled. रिबेट के लिए लिमिट भी बढ़ा दी गई है और रिबेट के अमाउंट को भी क्या कर दिया गया है? डबल्ड कर दिया गया है। रिबेट विल बी 25,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। यस और नो? अगेन द रिबेट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। सो बताइए, क्या 115 BAC में से भी रिबेट मिलेगा? यस, रिबेट मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा सर? अप टू इनकम ऑफ 7 लाख। इनकम 7 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। सर कितना रिबेट मिलेगा? 25,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। सर अब एक बहुत बड़ा नया अमेंडमेंट और आया है, अब एक बहुत बड़ा नया अमेंडमेंट और आया है। अब तक के रिबेट में मार्जिनल रिलीफ नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, रिबेट में अब मार्जिनल रिलीफ नाम का भी कॉन्सेप्ट आया है। फॉर द फर्स्ट टाइम रिबेट में मार्जिनल रिलीफ आया है, रिबेट में मार्जिनल रिलीफ आया है। अब जरा बात समझिए, होता क्या था? सपोज करिए दैट माय इनकम इज 7,15,000, बराबर। अब 7,15,000 होता था तो इस चक्कर में क्या हो जाता था? टैक्स कितना आ जाता था? जरा देखना, ठीक है? लिखना कुछ मत, सिर्फ समझना। क्यों मार्जिनल रिलीफ लाया? रिबेट में भी, रिबेट में मार्जिनल रिलीफ लाया। सुनना, अगर मेरा इनकम 7,15,000 हो गया अंडर द न्यू स्लैब रेट दैट इज 115 BAC, अब तो मुझे रिबेट मिलना ही नहीं चाहिए। अब अगर मुझे रिबेट नहीं मिल रहा
तो मेरा टैक्स कितना हो जा रहा है, जरा सोच समझ के बताइए। पहले 3 लाख रुपए तक के निल, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, कितना हो रहा है बेटा 15,000, यस और नो। नेक्स्ट 1.15 लाख के ऊपर 10%, 1,15,000 रुपए के ऊपर 7,15,000 है। 3 लाख, नेक्स्ट 3 लाख मतलब आप 6 लाख तक के पहुंचे, यस और नो। मैम समझ रहा क्या? अरे जनरल इनकम पकड़ा हमने। सपोज माई इनकम इज 715, चम्मी कपूर, यस, सपोज माई इनकम इज 715। अब 1,15,000 पे 10% मतलब कितना होता था 11,500। अब बता मेरा टोटल टैक्स कितना हो गया। इस चक्कर में मेरा टोटल टैक्स पहुंच जाता था 26,500, इसमें और 4% का क्या पहुंच जाता था HEC 1060। अब आप सोच समझ करके बताइए मेरा अल्टीमेट टैक्स कितना आ गया 27,560। अब सोच करके देख, can the tax payable exceed the additional income earned? Answer is no. So there was a requirement of marginal relief. आपने एडिशनल कितना कमाया 15,000, आपने एडिशनल कितना कमाया 15,000। अब इस चक्कर में टैक्स कितना आ रहा 27,560। उन्होंने मार्जिनल रिलीफ लेकर के आया। उन्होंने बोला टैक्स पेबल कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा टैक्स पेबल कैसे निकलेगा। बेटा मार्जिनल रिलीफ कैसे निकलता है, सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे टैक्स अप टू रुपीज, बोल बेटा 7 लाख, तो 7 लाख तक के तेरा टैक्स क्या आता है 0। 7 लाख तक के तेरा टैक्स क्या आता है 0, प्लस टोटल इनकम माइनस 7 लाख मतलब कितना हो गया 15,000, तो तेरा टैक्स बनेगा 15,000 प्लस HEC आएगा एट द रेट ऑफ 4%, दैट इज 600। योर टोटल टैक्स कैन बी 15,600। समझ में आया बात? समझ में आया बात? समझ में आ रहा है बात? तो इस चक्कर में क्या हुआ, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी 27,000 पहुंच जा रही थी, आप मेरे एडिशनल इनकम अर्न से कैसे ऊपर ले सकते हो। तो उन्होंने इस पे भी मार्जिनल रिलीफ लेकर के आया, यस और नो। तो ये कहां तक चलेगा 7,27,770, यहां तक के एग्जैक्ट हमने कैलकुलेट करके रख लिया है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ इफ नेट इनकम एक्सीड 7 लाख बट cannot, if does not exceed 727,770, income tax on such income cannot exceed the amount by which नेट इनकम एक्सीड 7 लाख। तो आपका टैक्स आपकी नेट इनकम जो 7 लाख से ऊपर जा रही उससे ऊपर नहीं जा सकता। इंटरप्रिटेशन समझ में आया? इसके ऊपर हमने करीब 3 से 4 प्रॉब्लम क्वेश्चनेयर में रखे हुए हैं, बिंदास प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? मैक्सिमम बच्चे जो सिर्फ चार्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा चार्ट प्लस क्वेश्चनेयर ले लेना, प्रिपरेशन अच्छा होगा। इज दिस डन? तो चलो 3 बड़े अमेंडमेंट आए हैं 115 BAC में। पहला अमेंडमेंट क्या है बोलो? अब यहां पे इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP लिखा गया है। दूसरा 115 BAC में न्यू स्लैब रेट आया है, दैट इज अप टू 3 लाख, 3 लाख टू 6 लाख, 6 लाख टू 9 लाख, 9 लाख टू 12 लाख, 12 लाख टू 15 लाख एंड 15 लाख अबव। यस, हर जगह वेरेवर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 3 लाख परसेंटेज इंक्रीज बाय 5%। लास्ट केस में 20 की जगह डायरेक्ट 30 है। क्लियर है मालिक? साथ साथ में रिबेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कब तक के मिलेगा? इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? रिबेट मिलेगा 25,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर। फर्दर आपको रिबेट में सरचार्ज, रिबेट के साथ साथ सरचार्ज भी मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ भी मिल जाएगा, नॉट सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ भी मिल जाएगा। कहां तक के मिलेगा? आपकी इनकम अगर 727, 770 तक के है तो आपको मार्जिनल रिलीफ भी मिलता जाएगा। यस और नो? अच्छा जी सर, आइए साथ साथ में क्या स्पेशल इनकम पे भी टैक्स है? इवन दो यू ऑप्ट फॉर 115 BAC, योर स्पेशल इनकम इज स्टिल टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, दैट इज शॉर्ट टर्म अंडर 111A 15%, लॉन्ग टर्म अंडर 112 20%, लॉन्ग टर्म अंडर 112A बियॉन्ड ₹1 लाख 10%, कैजुअल इनकम एंड ऑनलाइन विनिंग विल बी एट द रेट ऑफ 30%. Yes or no? Right? It will be at the rate of 30%. So special income, even though you opt for 115 BAC, shall continue at special rate. Further
Fourth amendment in 115 BAC. Fourth amendment in 115 BAC. Yes. What is the fourth amendment? Surcharge rate has changed. The maximum surcharge rate in case of normal slab rate was 37%. This has been restricted to 25%. यानी even though the income, other income excluding long term capital gain and casual income exceed 5 crore, the maximum rate of surcharge will be 25%. This is the highest rate of surcharge under 115 BAC. तो जो 115 BAC इस साल से ऑप्ट कर रहे हैं उनको तो भर भर के बेनिफिट दिए हैं भैया. आपको स्लैब रेट बढ़ा दिया, आपको रिबेट बढ़ा दिया, इनकम 5 करोड़ के ऊपर भी जा रही तो आपके ऊपर 37% सरचार्ज ना लेकर के क्या ले रहे 25% का सरचार्ज ले रहे. तो 115 BAC में तो भर भर के बेनिफिट दिए गए हैं. और हो भी क्यों ना, इलेक्शन जो आ रहे हैं 2024 में होना भी चाहिए. Yes or no? So what is the amendment? Rest everything remains same. यहां 37% की जगह क्या ला दिया गया है 25% ला दिया गया है. Yes. तो चलो अब we all know we have to sacrifice certain kind of deductions. We have to sacrifice certain kind of deductions in order to claim 115 BAC. तो अगर हमें 115 BAC क्लेम करना है तो हमें कुछ चीजें छोड़नी है कि वैसे भी जीवन में सब कुछ कहां मिलता है कुछ चीजों को छोड़े बगैर. तो सुनिएगा क्या क्या चीजें छोड़नी है. मैंने हेड वाइज यहां पे क्लासिफाई करके रखा है कौन सी में क्या क्या चीजें छोड़नी है. तो प्लीज फोकस कीजिए. सबसे पहले इन सैलरी यू हैव टू लीव द लीव ट्रैवल कंसेशन बेनिफिट. तो जो लीव ट्रैवल कंसेशन बेनिफिट मिलता है आपको वो आपको छोड़ना पड़ेगा. हाउस रेंट अलाउंस 1013A के अंदर का जो बेनिफिट है वो आपको छोड़ना पड़ेगा. एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स छोड़ना पड़ेगा. अमेंडमेंट द फिफ्थ अमेंडमेंट. पहले सेक्शन 16 के तीनों डिडक्शन छोड़ने पड़ते थे 2022 तक. फाइनेंस एक्ट 2023 स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड की कैटेगरी में डाल दिया गया है. मतलब दैट 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन विल स्टिल बी अवेलेबल इवन दो यू ऑप्ट 115 BAC. इवन दो यू ऑप्ट 115 BAC स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. यानी अब यहां पे जो पहले लिखा था स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 वहां से स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा दिया गया है. मतलब अब एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा पर स्टैंडर्ड डिडक्शन इज स्टिल अवेलेबल. स्टैंडर्ड डिडक्शन इज स्टिल अवेलेबल. यस और नो. तो सैलरी में आपको क्या क्या छोड़ना है. लीव ट्रैवल कंसेशन छोड़ देना है, हाउस रेंट अलाउंस छोड़ देना है, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स छोड़ देना है. देन फिर वो आपको फ्री फूड बिवरेजेस वाला जो बेनिफिट मिलता है वो आपको छोड़ देना है. एंड जो 1014 के अलाउंसेस है 1014 के अलाउंसेस एग्जाम्पल चाहो तो लिख लो. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, वो नहीं था 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ, 300 पर चाइल्ड पर मंथ, वो वाले आपको छोड़ देने हैं. वो वाले आपको क्या करने हैं छोड़ देने हैं. नेक्स्ट पॉइंट. यस, हाउस प्रॉपर्टी में से भी कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी. पहला, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन लेते थे 2 लाख रुपीज तक के, छोड़ना पड़ेगा. यस, सो इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट प्रॉपर्टी विल नॉट बी अलाउड. और इससे अगर कोई लॉस भी आ रहा होगा वो भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. फिर था पीजीबीपी में से सबसे पहली चीज जो आपको छोड़नी है वो है एडिशनल डेप्रीसिएशन. तो एडिशनल डेप्रीसिएशन आपको छोड़ना है. सेक्शन 32AD, 33AB, 33ABA, टी कॉफी रबर साइट रिस्टोरेशन फंड, वो वाले डिडक्शन आपको छोड़ देने हैं. फिर वेरियस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन में इन हाउस का आपको अभी भी मिलेगा. डोनेशन टू अदर्स वाला मिलने वाला नहीं है. तो इन हाउस का आप अब भी क्लेम कर सकते हो. डोनेशन टू अदर वाला जो डिडक्शन है नेशनल लेबोरेटरी, IIT मेन, कंपनी मेन, ऑब्जेक्ट एज रिसर्च, वो वाले डिडक्शन आपको मिलने वाले नहीं है. 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस वाला आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स का जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा. ये डिडक्शंस आपको छोड़ देने हैं. वैसे भी आप जानते हैं हमारा जो क्लाइंट बेस आता है इंडिविजुअल HUF रिटर्न भरने के लिए, उनमें तो ये वैसे ही नहीं होते. ले दे के एक हो सकता था एडिशनल डेप्रीसिएशन, जितनी चीजें हमने पढ़ी, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो सकता था वो दे दिया. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ही उसको एक्चुअल लॉस है. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को जो वो 2 लाख रुपए तक क्लेम कर लेता था वो जेन्युइनली उसका लॉस है. अदरवाइज तो उसको हर जगह फायदा ही फायदा मिल गया. यस, और वो भी आप देखिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो आपसे 2 लाख सैक्रिफाइस करवाया था वो आपको रिबेट में बढ़ा के दे दिया. तो टेक्निकली आपका नुकसान नहीं हुआ, फायदा हो गया वो.
आईएफओएस में से फैमिली पेंशन का डिडक्शन छोड़ना पड़ेगा। आईएफओएस में से फैमिली पेंशन का डिडक्शन छोड़ना पड़ेगा। फैमिली पेंशन का डिडक्शन कितना था? 15,000 और 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, याद आ रहा है आपको? वो आपको छोड़ देना पड़ेगा। यस। नेक्स्ट, एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट स्पेसिफाइड लिख दो, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड, क्योंकि कुछ है जो अलाउ है। तो चैप्टर 6 के मैक्सिमम डिडक्शन आपको छोड़ने हैं। यस, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड वाले, तो एक्सेप्ट स्पेसिफाइड वाले, बाकी सारे डिडक्शन आपको क्या करने हैं? छोड़ देने हैं। एग्जम्पशन चैप्टर से आपको सबसे पहले डेली अलाउंस जो एमपी एमएलए को मिलता है वो छोड़ देना है। एंड सेकंड, एसईजेड वाला 10AA, एसईजेड 10AA वाला जो एग्जम्पशन है वो भी आपको छोड़ना है। माइनर का जो इनकम क्लब होता है तो 1500 रुपए का एग्जम्पशन मिलता है 1032 में, वो भी आपको छोड़ देना है। यस, तो आप इतने डिडक्शंस को सैक्रिफाइस करेंगे। चलो वापस से, सैलरी में कितने? 5, बोलो। लीव ट्रैवल, एचआरए, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट, फूड वाउचर्स एंड वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस वाला पॉइंट। एचपी में एसओपी का लॉस जो है वो आपको क्लेम नहीं करना है। पीजीबीपी में एडिशनल डेप्रिसिएशन, डोनेशन टू अदर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 35AD, 35CCC, 33AB, 33ABA छोड़ देना है। आईएफओएस के अंदर में फैमिली पेंशन छोड़ देना है। चैप्टर 6 के कुछ सेक्शन को छोड़ के बाकी सारे डिडक्शंस आपको छोड़ देने हैं। एग्जम्पशन में 3, डेली अलाउंस फॉर एमपी एमएलए, चिल्ड्रन इनकम जो 1500 रुपए का आपको एग्जम्पशन मिलता है वो छोड़ना है। 10AA एसईजेड वाला एग्जम्पशन छोड़ देना है। यस, हालांकि कुछ चीजें आप ले सकते हैं, कुछ चीजें आप ले सकते हैं। सैलरी में ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस आप क्लेम कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। याद होगा तो ये अलाउंस वैसे भी टैक्सेबल नहीं है, तो आप क्लेम कर लो। यस, ट्रैवल अलाउंस अपॉन ट्रांसफर, डेली अलाउंस कवर कर लिया। याद होगा तो जितने बच्चे रेगुलर क्लास के अंदर में हैं उनको मैंने सैलरी और एचपी के भी लेक्चर दिए हैं, इवन दो वो आपके मई 24 नवंबर 24 में नहीं है, पर टोटल इनकम कंप्यूटेशन में तो आएगा ही बेटा। तो मैंने रेगुलर बैच में वो दिए हैं, आई होप आप देख लेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इस साल से क्या किया गया है? अलाउ किया गया है। फर्दर आपको याद हो तो हमने कहा था कुछ डिडक्शंस आपको क्या किए गए हैं? अलाउ किए गए हैं। तो इंडिविजुअल्स को तो 80 CCD2 जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन था वो अलाउ किया गया है। 80 JJAA 30% ऑफ एडिशनल वेजेस वाला वो अलाउ किया गया है। इस साल का एक नया अमेंडमेंट है 80 CCH2, इसमें भी 80 CCH2 सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलाउ किया गया है। तो यहां पे भी अमेंडमेंट आया है, प्लीज ध्यान से सुनिए। 80 CCH नया ऐड हुआ है यहां पे। यस, 80 CCH नया ऐड हुआ है यहां पे। यस, एंड पीजीबीपी में क्या अलाउ किया है? डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया है। यस और नो? चलिए, फर्दर आपको 115 BAC लेते वक्त कुछ बातें याद रखनी होगी। यस, अगर आप आपको कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो आप हर साल रिटर्न भरने से पहले इस स्कीम में रहना है या ऑप्ट आउट करके ओल्ड टैक्स में जाना है, आप डिसाइड कर सकते हो। आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, डिफॉल्ट स्कीम अडॉप्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास बिजनेस इनकम है, रिटर्न भरने से पहले आपको सिलेक्ट करना है। वंस आपने ऑप्ट कर लिया, विड्रॉल का एक ही ऑप्शन मिलेगा, दूसरा ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। फर्दर एक और बात बोलता है कंडीशन नंबर 2, अगर ऊपर के किसी डिडक्शन के कारण कोई लॉस आ रहा है तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण अगर लॉस आ रहा होगा, ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब एडिशनल डेप्रिसिएशन ही अलाउड नहीं है तो इनका लॉस भी कैरी फॉरवर्ड होना पॉसिबल नहीं है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर लॉस होगा, ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे इफ यू ऑप्ट फॉर 115 BAC, क्योंकि डिडक्शन अंडर 35AD ही अलाउड नहीं है। यस और नो मालिक? यस। तो 5 बड़े चेंजेस आए हैं 6 बड़े चेंजेस आए हैं। पहला एसएससी की डेफिनेशन में आया है, दूसरा स्लैब रेट में आया है, तीसरा रिबेट में आया है, चौथा सरचार्ज रेट के अंदर में आया है, पांचवा मार्जिनल रिलीफ आफ्टर रिबेट, और छठवा आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन को अब अलाउ किया गया है, एंड डिडक्शंस में 80 CCH को भी अलाउ किया गया है। क्लियर है मालिक? तो ये 6 बड़े चेंजेस है जो 115 BAC में आए हैं। इसके ऊपर क्वेश्चनर में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस रखे हैं। यस और नो? चलिए आते हैं कोऑपरेटिव के टैक्स रेट पे। यस सर। तो अब आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के किस रेट के ऊपर बेटा? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के ऊपर, दैट इज डिफॉल्ट स्कीम। अब कोऑपरेटिव में भी 2 चीजें आ गई है। कौन कौन सी? एक कोऑपरेटिव जो मैन्युफैक्चरिंग में है, दूसरी कोऑपरेटिव जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। यस,
तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का ओल्ड स्कीम। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैसा बेटा, जो ओल्ड था, जहां पे सारी कंपनी कवर थी, जहां पे सारी कोऑपरेटिव कवर थी, नॉट कंपनी, जहां सारी कोऑपरेटिव्स कवर थी, वो बात कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए डिफॉल्ट टैक्स स्कीम बन जाता है 115BAD। ये सुनो, तो इनके लिए टैक्स रेट क्या है? जनरली कोऑपरेटिव का टैक्स रेट क्या था? पहले 10,000 पे 10%, नेक्स्ट 10,000 पे 20% एंड देन 30%। तो ये ऐसा स्लैब था। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को उठा करके कह दिया आपके लिए इफेक्टिव टैक्स रेट 25.168%। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या कह दिया? आपके लिए इफेक्टिव टैक्स रेट 25.168%, जिसमें टैक्स रेट हो जाएगा 22% प्लस स्पेशल सरचार्ज आ जाएगा 10% प्लस HEC आ जाएगा 4%। अब याद रखिएगा, ये जो सरचार्ज है, मैं इसे स्पेशल सरचार्ज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सरचार्ज एप्लीकेबल है फ्रॉम द 1 रुपी ओनली। तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट ही 25.168% बन जाएगा। किसका बेटा? कोई भी रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है तो उनके लिए इफेक्टिव टैक्स रेट 25.168%, प्रोवाइडेड दे फॉरगो सर्टेन काइंड ऑफ डिडक्शन। व्हाट आर दोज डिडक्शन? फर्स्ट, द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA, they have to forgo the exemption under section 10AA, they have to forgo additional depreciation, they have to forgo deduction under 33AB 33ABA, टी कॉफी रबड़ साइट रिस्टोरेशन फंड। यस, सेक्शन 35 सीरीज डोनेशन टू अदर्स इन हाउस का मिलता है। यस, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स। यू हैव टू फॉरगो प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A एक्सेप्ट स्पेसिफाइड, यहां पे भी लिखिए एक्सेप्ट स्पेसिफाइड। कुछ डिडक्शंस है जो अलाउ किए गए हैं, बाकी के अलाउ नहीं किए गए हैं। यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट, ये जो कंसेशनल है ये आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्ट करना पड़ेगा। याद रखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर AMT एप्लीकेबल है। सो इफ यू ऑप्ट फॉर द डिफॉल्ट स्कीम, AMT आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यस, वंस ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड इट कैन नॉट बी विड्रॉन फर्दर। अगर इन डिडक्शन से आने वाला कोई लॉस है तो ये लॉस भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। गेटिंग इट पॉइंट? चलिए, अमेंडमेंट 115BAE, मुझे लगता है एग्जाम के अंदर में ये आ सकता है, मुझे लगता है एग्जाम के अंदर में ये आ सकता, भाई ने लिख के दे दिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनी एसएससी बीइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हु आर रेसिडेंट इन इंडिया एंड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को और कम टैक्स रेट दिया। नाउ जनरली कोऑपरेटिव का डिफॉल्ट टैक्स रेट कितना था? 25.168%। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रेसिडेंट है एंड मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है उनके लिए कहा कि आपके लिए इफेक्टिव टैक्स रेट हम 15% करेंगे। सो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जितना इनकम आ रहा है उस पे 17.16% इफेक्टिव रेट लाया है। दैट इज 15% ऑफ टैक्स प्लस 10% ऑफ मैंडेटरी सरचार्ज प्लस 4% ऑफ HEC। यस, और मान लीजिए ऐसी इनकम जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से नहीं है उनके ऊपर 25.168% कंटिन्यू रखा गया है। उन इनकम के ऊपर 25.168% कंटिन्यू रखा गया है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से अ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैन्युफैक्चरिंग से 5 लाख कमा रही है और डिविडेंड से 5 लाख कमा रही है। तो 5 लाख कंपोनेंट के ऊपर 17.16% एंड 5 लाख जो डिविडेंड कंपोनेंट है उसके ऊपर 25.168% लाया गया है। याद रखना होगा, स्पेशल इनकम इफ एनी विल बी कंटिन्यू टू बी टैक्स्ड एट स्पेशल रेट। Yes, option once taken cannot be withdrawn. Deduction under 115 BAD cannot be taken अगर आपने यहां ले लिया है। ऑप्शन आपको रिटर्न भरते वक्त ही फाइल करना है। Yes, लॉसेज एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर इन डिडक्शंस के कारण आया होगा तो वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कुछ बातें इंपॉर्टेंट, जैसे फॉलोइंग चीजें मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानी जाएगी। तो इफ द असेसी इज एंगेज्ड इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस दे कैनॉट ऑप्ट फॉर 115 BAE क्योंकि इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। यस, पहला, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म एंड एनी मीडिया। सो इफ यू डेवलप अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो क्या नहीं माना जाता? मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाता। माइनिंग इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स इनटू स्लैब इज आल्सो नॉट मैन्युफैक्चरिंग, बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर इज आल्सो नॉट मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स is not manufacturing and any other business if notified in future will not be considered as manufacturing। तो इतने चीजों को छोड़ के आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाला इनकम 17.16, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाला इनकम 25.168% इफेक्टिव रेट से आएगा। यस और नो?
स्पेशल इनकम कंटिन्यू एट स्पेशल रेट, फिर भी लिख लो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। स्पेशल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, स्पेशल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। बताइए सर, जो आपके 100 पेजेस के अंदर में लिखा है मॉड्यूल के, 2 पेजेस के अंदर में चार्ट में खत्म कर दिया, इससे छोटा नहीं हो सकता साहब, इससे छोटा नहीं हो सकता। 2 पेज के अंदर में कितना कंटेंट है ये तुमको भी समझ रहा है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, coming to the last part of chapter number 1, companies special tax rate, companies special tax rate. Yes, you all know डोमेस्टिक कंपनीज को 2019 से ऑप्शनल टैक्स स्कीम के अंदर में डाला गया था। सो ऑल दोज डोमेस्टिक कंपनीज विच आर नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग, they will be taxed under 115 BAA. Those who domestic company which are into manufacturing will be in 115 BAB. तो मैन्युफैक्चरिंग वाले BAB में आते हैं। सबसे पहले मैं BAA को कंप्लीट कर लेता हूं। एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी विच इज नॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, यस, इनके लिए इफेक्टिव टैक्स रेट रखा गया है 25.168%, मतलब वही 22% प्लस 10% प्लस 4%, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम पढ़ के आए ठीक वैसे ही। यस, स्पेशल इनकम विल बी एट स्पेशल रेट प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% HEC, दे कंटिन्यू टू हैव दैट। याद रखिएगा, स्पेशल इनकम पे भी सरचार्ज रहेगा फ्रॉम 1 रुपीज। नेक्स्ट, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिराइव करते हैं, कोई डेप्रिसिएबल एसेट सेल करके, अगेन 25 नॉर्मल इनकम में कंसिडर किया जा रहा है। यस, जो अदर इनकम रहेगी, अदर इनकम मतलब डिविडेंड, रेंटल इनकम, अगेन 25.168%। तो सीधे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं, इफ द कंपनी इज नॉट एंगेज्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग, द स्पेशल टैक्स रेट इज 25.168% इफेक्टिव रेट। यस और नो? हाँ जी। दिस कंपनी can at any year enter into this particular provision, so there is no need कि उनको specifically इस पीरियड के बाद आना है या उस पीरियड के बाद आना है, they can enter into any time, they need not to be manufacturing and no other similar conditions are there। बस एक कंडीशन जो आपकी कॉमन है वो समझना है, कंपनी शुड नॉट टेक फॉलोइंग डिडक्शन, ये कंपनी ये डिडक्शन नहीं लेगी। कट कॉपी पेस्ट पूरा का पूरा कोऑपरेटिव वाला पढ़ लो। आप 10AA के SEZ वाला नहीं लोगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लोगे, 32AD 33AB 33ABA नहीं लोगे, सेक्शन 35 अदर डोनेशंस नहीं लोगे, 35 CCC CCD भी नहीं लोगे। यहां D ऐड हो गया है बिकॉज CCD इज ओनली फॉर कंपनी, इसलिए ये आपको ना BAC में दिखा, ना BAD में दिखा, ना BAE में दिखा, पर यहां दिखेगा। यू विल नॉट टेक CCD स्किल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो आप नहीं लेंगे। यस, चैप्टर 6 से के नहीं लेंगे एक्सेप्ट स्पेसिफाइड। इनसे अगर कोई लॉस आया है या डेप्रीसिएशन है वो भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप डेप्रीसिएशन क्लेम कर लो, एडिशनल डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। दैट्स इट। नाउ इफ यू आर अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहां पे 4 टैक्स रेट है, यहां 4 टैक्स रेट है। इनकम जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आ रहा है उनके लिए 17.16%, जो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है उनके लिए 25.168%। यस, जो स्पेशल रेट से आ रहा है, स्पेशल रेट प्लस 10% प्लस 4% HEC। एंड द लास्ट वन, मान लीजिए अगर AO ने ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स करी है या क्लोज कनेक्शन के चक्कर में कुछ एडजस्टमेंट्स करी है, तो ऐसी इनकम पे 34.32%। यस, याद रखना होगा हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानी जाएगी। कट कॉपी पेस्ट, चल चैरिटेबल कोऑपरेटिव में क्या क्या पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ मार्बल इनटू स्लैब्स, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। फिलिंग ऑफ गैस, माइनिंग, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, याद आ रहा है क्या, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ये क्या नहीं माना जाता, मैन्युफैक्चरिंग। तो आपके लिए ये है सेम एज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में जो लिखा था वो यहीं पे लिखा है एज इट इज। एक जगह याद कर लेना, सब जगह याद होगा। ठीक है, कुछ एडिशनल कंडीशंस है। कंपनी अक्टूबर 2019 के बाद ही सेटअप होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2019 से पहले आई है वो BAA तो ऑप्ट कर सकती है, BAB ऑप्ट नहीं कर पाएगी। समझ में आ रही बात?
फर्दर दिस कंपनी शुड कमेंस द मैन्युफैक्चरिंग बिफोर 2024। सेक्शन को आए हुए 2019 से टाइम हो चुका है, 2024 एक सफिशिएंट टाइम है जब तक उनने अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देना चाहिए। यस नहीं तो कंपनीज क्या करती थी, टैक्स प्लानिंग 2019 में अपने आप को रजिस्टर करवा लेती थी, 2032 में बिजनेस चालू करती थी, तो उसका तो कोई फायदा है ही नहीं, आप नाम के लिए रजिस्टर्ड हो। यस तो उन्होंने बोला मैन्युफैक्चरिंग 2024 से पहले चालू करना है। इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट 33B। आपका जो बिजनेस होना चाहिए ये न्यू होना चाहिए, स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन से नहीं आएगा। हालांकि 33B वाले एक्सेप्शन में आते हो तो तुम्हें न्यू माना जाएगा। चलो याद करके देखो 33B एक्सेप्शन क्या था। 33B का एक्सेप्शन था अगर आप फ्लड, टाइफून, अर्थक्वेक, सिविल वॉर, एक्शन ऑफ एनिमी के कारण बिजनेस डिस्ट्रॉय हुआ, 3 साल के अंदर में आपने बिजनेस को रिवाइव कर लिया, इट विल बी ट्रीटेड एज न्यू बिजनेस। इट विल बी ट्रीटेड एज न्यू बिजनेस। याद आ रहा है क्या? राइट। इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए ये प्रीवियसली यूज्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन द बिजनेस। यस ये जो बिजनेस है ये ओल्ड बिल्डिंग में चालू नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बिल्डिंग जिसको होटल बोल के या कन्वेंशन सेंटर बोल के यूज किया है वहां पे आप बिजनेस चालू नहीं करेंगे। And it should not be engaged in any business other than manufacturing of article or thing or research related thereto। इसके अलावा आपको कोई अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। इसी तरीके की एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इन्वॉल्व होना है। समझ में आ रही है बात? यस तो जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है 25.168% इज द इफेक्टिव टैक्स रेट अंडर द डिफॉल्ट स्कीम, और जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में है 4 रेट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आने वाला 17.16 सेम एज कोऑपरेटिव, अदर्स इनकम 25.168%, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट प्लस सरचार्ज प्लस सेस, एंड जो एओ अगर क्लोज कनेक्शन में आपको पकड़ लेता है तो 34.32%। इज दैट डन? यस तो यहां हमारा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन खत्म होता है। यस इसके डिटेल में जाने के लिए आपको या तो रेगुलर या फास्टैग देखना होगा। ये रिवीजन सीरीज है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर एक बार कह दूं ये चार्ट बुक जो है ये अवेलेबल है आपको ekatvam.academy.com के ऊपर। यू कैन बाय इट बुक्स कॉलम में जा करके, एंड 7 दिन के अंदर में लगभग ये आपके घर तक के पहुंच जाएगी। तो रिवीजन अच्छे से करते रहिए एंड कीप रोमांसिंग द टैक्सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।